अब मुझे लगता है कि पहली बार आपके ही टीवी पर इंटरव्यू में मैं इस चीज को बोल रहा हूँ। ऐसा ना बाहर थोड़ा सा गर्मी है, मेरे हिसाब से आप नहीं बैठे। अरे यार गर्मी मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है यार, बैठना है वहाँ। लल्लू जी संघर्ष में मजबूर। देखिए हम आपका सम्मान कर लें, यही हमारा धरोहर है, यही पूंजी है। ये तो सब राजकाज है, आप रोज पूछेंगे हम बताएंगे, पौधा है। हजार बर्फ गिरे लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। जी हाँ, साहिब लुधियानवी के शेर की ये लाइनें बिल्कुल सटीक बैठती हैं वर्तमान में कांग्रेस कमेटी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के ऊपर। जब तक वर्तमान समय में राजनीति में नौजवानों की भागीदारी नहीं होगी, छात्र नेताओं की भागीदारी नहीं होगी, तब तक इस व्यवस्था परिवर्तन के बारे में सोचना बेईमानी होगी। छात्र राजनीति से अपना सफर शुरू करने वाले अजय कुमार लल्लू वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर से तमकुही राज्य विधानसभा से विधायक हैं। चारों ओर लूट डकैती हत्या बलात्कार से मचा है हाहाकार। यही है भैया असली भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जी हाँ, जिस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था, आज हर एक मुद्दे पे, चाहे वो बेरोजगारी से रिलेटेड हो, चाहे वो शिक्षा से रिलेटेड हो, तो फिर किसी भी चीज से रिलेटेड हो, कांग्रेस मुखर तौर पर उस पर अपना विरोध दर्ज कराती है। अजय कुमार लल्लू शुरुआती दौर से ही इन्होंने अपना जीवन संघर्ष में व्यतीत किया। हूँ आयुष तिवारी और अभी हम मौजूद हैं कांग्रेस मुख्यालय पर। स्वागत है आपका वॉक्सी टॉक्सी के संवाद कार्यक्रम में। और आज संवाद करेंगे हम ऐसी शख्सियत से जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अजय कुमार लल्लू जी। दर्शकों के लिए हम एक चीज़ और अपने बता देना चाह रहे थे। वैसे तो हम अध्यक्ष जी का इंटरव्यू उनके केबिन में करना चाह रहे थे, एसी में लगे हुए, लेकिन लल्लू जी को ये रास नहीं आया। लल्लू जी ज़मीन से इतना जुड़े हुए इंसान है कि उन्होंने कहा नहीं, हम इंटरव्यू बाहर करेंगे। लल्लू को जो है गर्मी नहीं लगती, धूप नहीं लगती, और लल्लू हर मौसम में और हर तरह से रह सकता है। नमस्कार, स्वागत है अध्यक्ष जी आपका हमारे वॉक्सी टॉक्सी के संवाद कार्यक्रम में। अजय कुमार लल्लू, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष जी, पहला सवाल आपसे, छात्र राजनीति से लेकर विधायकी तक का सफर, उसके बाद में आज इतनी बड़ी इतनी पुरानी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, स्वाभाविक सी बात है जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं, कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? देखिए, राजनीति एक चुनौती है और जो वर्तमान समय में परिस्थिति है, हालात हैं, जिस तरह उत्तर प्रदेश में आज भय भूख और भ्रष्टाचार तेजी के साथ पनप रही है, जिस तेजी के साथ नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, चारों तरफ अराजकता का माहौल है, जहां धर्म और जात की राजनीति पूरी तरह इस प्रदेश में हावी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में एक बड़ी चुनौती है और कांग्रेस पार्टी लगातार जिस तरह नौजवानों की आवाज़, किसानों की आवाज़, दलितों की आवाज़, शोषितों की आवाज़, वंचितों की आवाज़, गरीबों की आवाज़ लगातार बनने का प्रयास कर रही है। हमें उम्मीद है कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का होगा। छात्र राजनीति पे अपने जीवन पे अध्यक्ष जी कुछ दिनचर्या पे प्रकाश डालिए। आप छात्र राजनीति से आज मुख्यधारा की राजनीति में कितना लंबा संघर्ष रहा, क्या कुछ किया आपने? वह स्वाभाविक सी बात है कि जब एक छात्र शुरुआत से राजनीति में भी विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ, तो जब एक छात्र राजनीति में आता है, पहला कदम रखता है, तो पहला प्रेशर उसके परिवार से होता है। दूसरा प्रेशर आजकल की जो पृष्ठभूमि है कि नेता वही बन सकते जिसके पास पैसा है, धनबल है, बाहुबल है। तो आप कैसे मुख्यधारा की राजनीति में आए? प्रदेश के जो छात्र नौजवान है जो छात्र राजनीति में है, वो आपसे जानना। देखिए, छात्र राजनीति की प्रथम पाठशाला होती है और मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति अगर राजनीति की शुरुआत अगर वो छात्र राजनीति से करता है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में वो निडरता के साथ विषयों और मुद्दों पर मजबूती के साथ आगे बढ़ता है और देश के लिए, प्रदेश के लिए एक नई तस्वीर और एक नई इबादत लिखने का प्रयास करता है। जहाँ तक अगर आप देखें, छात्र राजनीति में मैं एक सामान्य परिवार का लड़का रहा, गरीबी से काफ़ी नज़दीकी रही रिश्ता रहा। परिवार में लोग, हमारे पिताजी एक बहुत सामान्य छोटे से किसान और एक नमक के व्यापारी हुआ करते थे और बचपना काफ़ी तंगी में गुजरा और ऐसे समय में गुजरा जिस समय शायद दो पैर के चप्पल जो है नसीब नहीं हुआ करते थे।
पैंट भी जो हम लोग पहन के जाया करते थे प्राइमरी स्कूल में, तो वो उस पर भी मतलब कपड़ों के कपड़े लगे रहते थे। और एक ऐसी हालात थी, स्थिति थी जो हर व्यक्ति के लिए एक चुनौतीपूर्ण रहता है। प्रारंभिक समयों से हम लोगों ने चुनौती का सामना किया, चाहे वो पढ़ाई का दौर रहा हो, बचपन बीता। पिताजी जो थे वो काफ़ी घटना सुनने में आ रही है आपकी। आप बता रहे हैं आपके पिताजी नमक के व्यवसायी हुआ करते थे, तो हमने कहीं पढ़ा भी था इस चीज़ को और काफ़ी लोगों से सुना भी कि बचपन में एक दरमियान जो साहूकार लोग होते हैं उनका अपहरण भी कर लिया, उनको उठा भी लिया। वो क्या कहानी थी उस पर? उसी वाक्य को दोहरा रहा था कि उस समय पिताजी ने संजोग से कुछ लोगों के कहने पर एक भट्ठा लगाया, और भट्टे में कुछ लोग थे जिनका वो कोयला जो है उन्होंने भट्टे पर दिया। कुछ पैसे बाकी रहे, भट्ठा प्रकृति के कोप का शिकार हो गया और पूरी तरह ख़त्म हो गया। तो उस समय पिताजी काफ़ी संकट में थे और पैसे की किल्लत थी। ऐसे समय में कुछ जिन लोगों ने कोयला वगैरह दिया था उनका पैसा नहीं चुका पाए थे पिताजी, तो उस समय उनके अपहरण हुए थे। और मुझे लगता है कि 17 से 18 हज़ार रुपये के लिए मात्र 4 दिन रखा था। उस समय माताजी के पास गहने वगैरह थे, कुछ सामान। एक गांव की औरत जब शादी होके जाती है तो कुछ न कुछ गहने उनके परिवार के लोग दिया करते हैं, परंपरा रही है। तो माताजी ने उस समय अपने गहनों को बेचा था और फिर हम लोग अपने पिताजी को छुड़ा के ला पाए थे। अरविंद कुमार लल्लू छात्र राजनीति में कब सक्रिय हुए, कैसे रहा छात्र राजनीति का सफर? शुरुआत में जीते हारे तमाम प्रकार की दुविधाएं होती हैं, लोग कैसे, मतलब आपने छात्र राजनीति का जीवन कैसे शुरू किया, कैसे लड़ा, कैसे जीता, तो ये छात्रों के लिए एक प्रेरणा। देखिए, मैं महाविद्यालय में 1998 में मैं गया, और 1998 में जाने के बाद जब मैं बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, 1997 में 1997 तो ग्रेजुएशन का छात्र था, पढ़ने गया था, नौजवान था। उस समय वहाँ के महाविद्यालय के प्राचार्य ने हम लोगों से 50-50 रुपये वसूली किए थे कुर्सी के नाम पर। अच्छा। लेकिन जाने के बाद कुर्सी मिली नहीं, हम लोगों को ज़मीन पर बैठना पड़ा था। तो इंटर कॉलेज का लड़का, थोड़ा उसके अंदर एक ईगो तो होता ही है। जब डिग्री कॉलेज में जाएगा, कुर्सी नहीं मिलेगा, तो एक मन में थोड़ी सी अविश्वास की स्थिति हुई और आक्रोश भी पनपा। लड़कों से बात हुई और लड़कों ने कहा कि भाई ये तो बड़ा गलत है, पैसे लिए गए हैं, हम लोगों को कुर्सी नसीब नहीं है। उस समय शुरुआती लड़ाई वही कुर्सी की लड़ाई हुई, और मुझे लगता है कि कुर्सी की लड़ाई में मुझे जेल भी जाना पड़ा, मेरे ऊपर मुकदमा भी हुआ, थाने में बैठाया गया। उस दौरान मैं पहली बार पुलिस की लाठी का शिकार भी हुआ। मुझे लगता है कि इतनी लाठी गिरी थी कि 4 दिन तो अस्पताल में आराम से सैया पर हम लोग सोए हुए थे अस्पताल के, और एक भयानक दृश्य था, घर वाले एकदम अफरा तफरी का माहौल। लेकिन खैर शुरुआत थी। उस कुर्सी से फिर विधायकी की कुर्सी से फिर कांग्रेस पे से प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी, तो ये सफर कैसा? जी, उस दौरान जब संघर्षों का दौर चला तो फिर आगे बढ़ा। मैं 1999 में मैं पहली बार छात्र संघ, 98 में लड़ा, हार गया। 99 छात्र संघ महामंत्री का चुनाव, 99 में मैं लड़ा, पहली बार छात्र संघ महामंत्री हुआ, और 2000 में मैं छात्र संघ अध्यक्ष हुआ। छात्र संघ अध्यक्ष होने के दौरान जब महाविद्यालय प्रशासन ने मेरे खिलाफ रिजिड थी, चूँकि छात्रों के विषयों और मुद्दों पर लगातार आंदोलनरत था, तो उस समय मुझे रिस्ट्रिकेट कर दिया गया छात्र। अच्छा, आपको भी मतलब कॉलेज से निष्कासित किया गया? कॉलेज से उस दौरान मैं 98, 99, 2000 और 2001, 97 से तो मैं उसमें गया, MA तक मैं उस महाविद्यालय में पढ़ा। इस दौरान मेरी 9 बार निष्कासन हुई और 3 बार मुझे उस दौरान जेल जाना पड़ा। कम से कम 6 बार पुलिस की लाठियों का शिकार होना पड़ा। ये मेरी जो छात्र राजनीति की अवधि थी, उस दौरान मुझे ऐसी स्थिति को झेलना पड़ा। लेकिन हम लोगों ने संघर्ष किया, आगे बढ़े, और 2002 में पहली बार जन राजनीति में 2001 में मैं प्रवेश किया। मुझे एक वाकया याद है,
जो बड़ा महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि मैं पहली बार आपके सामने बोल भी रहा हूँ। एक बार जब मैं छात्र राजनीति से निकल कर आया तो उस समय हम लोगों के पास नौजवान हुआ करते थे, कहीं किसी कार्यालय में धरना प्रदर्शन आंदोलन करने हम लोग चल देते थे। अजय कुमार लल्लू का एक नाम धरना कुमार भी है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो एक बड़ी इत्तेफाक की स्थिति है और मुझे लगता है कि पहली बार आपके ही टीवी पर इंटरव्यू में मैं इस चीज को बोल रहा हूँ कि मैंने जिस बाजार में मैं कस्बे में रहता था वहाँ के लोगों ने मुझसे कहा कि भाई यहाँ बिजली की कटौती बहुत होती है, इसके लिए आंदोलन होना चाहिए। तो मैंने कहा कि ठीक है आंदोलन होगा। तो मुझे तो यही गुमान था कि मैं तो छात्र नेता रहा हूँ, 200-400 लड़के तो तुरंत आ जाएंगे और कभी भी बसों में भर के चला जाता था। मैंने अल्टीमेटम दे दिया कि मुझे जो है बिजली का आंदोलन करना है और कल रेल चक्का जाम होगा। रेल चक्का जाम की मैंने नोटिस दे दी और नोटिस देने के बाद मैं आराम से बैठ गया। दूसरे दिन सवेरे जिस दिन रेल चक्का जाम होना था तो हमारे यहाँ छोटी लाइन थी, सवारी गाड़ी आती थी। तो कम से कम 7-8 ट्रक पीएससी गिर गई, आरपीएफ के 3-4 ट्रक फोर्स गिर गई, 7-8 थाने आ गए, एसडीएम और सीओ आ गए। मुझे जानकारी हुई मेरे पास संख्या मुश्किल से 5-6। मैं एकदम हतप्रभ रह गया। एक तरफ प्रशासन का पूरा अमला, एक तरफ मात्र 6 लोग। हाँ, तो मैं संकट में पड़ा और मैंने कहा कि अब तो ये प्रतिष्ठा का बात है, छात्र नेता के मान सम्मान का आंदोलन तो होगा। मैं गया पुरानी बाजार अपने मोहल्ले में, मैंने बड़ा कोशिश किया लड़कों से कि चलो यार आज शान और सम्मान की बात है। तो तैयार होते होते मेरे साथ 5 लोग तैयार हुए। मैं आया किसी तरह भागते हुए रेलवे स्टेशन पर तो भीड़ होती ही है, आप जानते हैं। एक लाल गमछा लिया और मैं उस भीड़ में चुपचाप छुपा रहा। फोर्स लगी थी लेकिन उस भीड़ में छिपा रहा। थोड़ी दूर मैंने देखा कि रेलवे ट्रैक पर ट्रेन आने वाली है। जब ट्रेन आने की स्थिति हो गई, मुश्किल से मेरे से 500 मीटर दूर होगी ट्रेन, मैंने लाल गमछा लिया और रेल लाइन पर दौड़ना शुरू किया। तो जब मैं दौड़ना शुरू किया, रेल चक्का जाम करना मेरा उद्देश्य था, वो मन में एकदम दृढ़ था। मैं जब एकदम था कि चाहे कुछ भी हो करना है, वो शान सम्मान की बात थी। और लोगों के बिजली कटौती का भी मामला था। मैं दौड़ा रेलवे ट्रैक पर, जनता भी मेरे साथ दौड़ने लगी। तो ये हो गया कि भीड़ इनके साथ दौड़ने लगी, अब प्रशासन भी दौड़ने लगा। ट्रेन देखते रुक गई। ट्रेन रुकी तब तक ट्रेन के यात्री भी नीचे उतर गए, तो भीड़ हो गई। 7-8 माहौल बन गया, 800 हो गया। और मैं ट्रेन पर चढ़ा, भाषण दिया, ज्ञापन एसडीएम सीओ और वहां के एक्सीएन बिजली विभाग के आए और फिर मैंने कहा मेरी मांगे भी पूरी हुई, जनता का आंदोलन भी हुआ और मजबूती भी मिली। तो इस तरह भी हम लोगों ने 4-5 लोगों के साथ राजनीति की शुरुआत की। और मुझे लगता है कि उस आंदोलन के बाद लगातार जन आंदोलन किए, 38 मुकदमे हुए। उस समय तक तो जब राजनीति में, छात्र राजनीति से जन राजनीति में थे, उस दौरान कई बार पुलिस की लाठी खाना, जेल जाना, और आज 38 मुकदमे और 21 बार जेल जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सौभाग्य इसलिए कहता हूँ कि गरीबों के लिए गया, मजदूरों के लिए गया, शोषित वंचितों के लिए गया, नौजवानों के लिए गया और आज भी मजदूरों के लिए गया। अगर आज भी मुझे जनहित के मुद्दों पर अगर 2100 बार भी जेल जाना पड़े तो अजय लल्लू को कोई परवाह नहीं है। लल्लू जी, आपने छात्रों के मुद्दे पे हमेशा मुखर रहते हैं, छात्र राजनीति की बात की। तो आज लखनऊ जैसे राजधानी में, सूबे की राजधानी में छात्र चुनाव नहीं हो रहे, छात्र संघ के लोग तरह तरह का आंदोलन करते हैं, अनशन करते, फिर भी तो इस समय बैन छात्र संघ चुनाव पे ऊपर आपकी क्या रणनीति? देखिए, मुझे लगता है कि ये सरकार जो लोकतंत्र की हत्या करती जा रही है और पूरी तरह यह कहने में कोई गुई गुरेज नहीं है कि आज आपातकाल की स्थिति है। राजनीति में पहले लोग छात्र राजनीति से निकल के आते थे, वक्ता होते थे, संघर्षशील होते थे, जुझारू होते थे, मुद्दों और विषयों की समझ होती थी, राजनीति की प्रथम पाठशाला पास करके आते थे। लेकिन आज जिसका सबसे ज्यादा जेब भारी है, जो अपराधी है, सामंती है, ऐसे लोगों की राजनीति में पूछ है। और मुझे लगता है कि जिस तरह छात्र राजनीति
और जो छात्र संघ का चुनाव इस सरकार ने भंग किया। पहले लिंग 2 लागू हुआ, लिंग 2 लागू होने के बाद जहां महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव भंग हुए, बंद हुए, तो छात्र राजनीति से निकलने वाले छात्र नेताओं की कमी हुई। और आज जो ये स्वरूप बिगड़ा है, जिस तरह आज अराजकता का माहौल है, भय का आतंक है, जिस रूप में यह सरकार दमन की राजनीति कर रही है, शायद अगर छात्र राजनीति अगर आज जिंदा रहती तो इस तरह आतताई सरकार आतताई के रूप में नहीं दिखती। इसका मुंहतोड़ मुकाबला छात्र और नौजवान सामने रहकर करता, लड़ता मरता, लेकिन इस सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता। छात्र संघ चुनावों के लिए कांग्रेस की क्या रणनीति है? कांग्रेस की एक युवा मतलब विंग है छात्र संघ के लिए, NSUI, उसका क्या कहना कि आने वाले दौर में आप छात्र संघ चुनाव के लिए क्या कैसे करें? देखिए, मैं आज 7 साल से विधायक हूँ। 7 साल में कोई ऐसा साल नहीं होगा जब मैंने सदन में छात्र संघ चुनाव पर चर्चा न की हो। और सरकार बार बार कहती रही कि हम कराएंगे, आने वाले समय में विचार हो रहा है, गवर्नर से चर्चा हो रही है, लेकिन बार बार यह सरकार छात्र राजनीति से भागती है। हमारा प्रयास होगा, अगर कांग्रेस की सरकार 2022 में आएगी तो हम भरोसा और विश्वास दिलाते हैं कि छात्र राजनीति को पुनः शुरू करेंगे, लिंग 2 को खत्म करने का प्रस्ताव पारित करेंगे और निश्चित रूप से नौजवानों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। जब तक वर्तमान समय में राजनीति में नौजवानों की भागीदारी नहीं होगी, छात्र नेताओं की भागीदारी नहीं होगी, तब तक इस व्यवस्था परिवर्तन के बारे में सोचना बेईमानी होगी। साल 2007 यूपी का एक नौजवान लड़का एक जनसभा को संबोधित कर रहा होता है, शायद उसका ये पहला चुनाव होता है। पीछे से एक आवाज आती है, ई बार तो ना बेटा, अगली बार तो विधायक जरूर बनवा। क्या मतलब कहानी थी इसके पीछे? वो एक बड़ा भावुक पल था और मुझे लगता है कि 2002 के बाद लगातार जब मैंने संघर्ष शुरू किया था तो उस समय जनता की आवाज़ बना था। गन्ना किसानों की आवाज़, बाढ़ के मुद्दे पर आवाज़, पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष, नौजवानों के रोजगार को लेकर संघर्ष, बिजली कटौती को लेकर, जो क्षेत्र की जनहित के विषय मुद्दे थे, लगातार हम लोगों ने संघर्ष किया था। उस दौरान बहुत सारी यातनाओं को भी सहा था, बहुत बार पुलिस की लाठी भी खाई थी और मुकदमे तो ऐसे सरकार उस समय दमन की तरह करती जा रही थी कि जैसे उसका बस चलता तो उसी समय मुझे समाप्त कर। उस दौरान मेरे ऊपर NSA भी लगा था और मैं 3.5 महीना जेल काटा उस समय, लेकिन मैंने कभी हिम्मत जवाब नहीं दी। मैंने आत्मबल के साथ, मजबूती के साथ संघर्ष किया। और मुझे याद है 2007 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था, मेरे पास गाड़ी तो था नहीं, घोड़ा तो था नहीं, जेब से खाली और मुकदमों में भारी, यही शीर्षक था मेरा। और चुनाव लड़ा मैं, एक छोटा सा खटारा जीप मैंने लिया और उसी पर मैं भाषण देता, सभा करता था। जनता भी उस समय मुझे आशीर्वाद देती थी, लेकिन लड़ते लड़ते मैं निर्दल 3200 वोट पाया और उस समय अन्य लोग चुनाव जीते। मन में थोड़ी हताशा हुई, लेकिन निराश नहीं हुआ। साल 2007 का चुनाव जब आप हार गए तो एकदम टूट गए, और जब टूट गए तो हमने सुना और हमने पढ़ा और देखा कि आप मजदूरी करने के लिए नोएडा तक चले गए। क्या चीज़ रही? वो समय एक बड़ा कठिन था, चूंकि जेब में तो पैसा था नहीं, परिवार संकट में था और पिछले समयों में रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए सड़कों पर हम लोगों ने पटाखा तक बेचा, नमक बेचा, खाद बेचा। और 2007 के बाद जब लोगों ने कहा, हमारे मित्रों ने, कि तारा मान के चुनाव लड़ल नहीं के, जब पैसा कमा के तब चुनाव लड़िए। दोस्तों ने कहा, वही दोस्त जिन्होंने आपको छात्र संघ का चुनाव लड़ाया जी, उन्होंने कहा तारा मान के चुनाव लड़ल नहीं के, जब पैसा कमा के तब चुनाव लड़िए। और मैं वहाँ से निकला, दिल्ली गया, एक गुड़गांव में BL गुप्ता कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, वहाँ मैंने मजदूरी की, सरिया ढोया, शटरिंग, लेबरों के साथ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कुछ पैसा कमाया। फिर वहाँ से एक दूसरी कंपनी में, DH कंपनी थी, वहाँ गया, वो कंपनी वाला मेरा पैसा ही मार लिया। फिर आगे गया मैं नोएडा 135 सेक्टर में, वहाँ काम किया, कुछ पैसा वहाँ कमाया। तब तक एक मेरा साथी गिर गया छत से, वो मर गया। तो ऐसी संकट भी आई, हालात भी बदले, फिर भी हम लोगों ने लगातार संघर्ष किया और चलते रहे। कुछ पैसा हुआ तब तक
फोन आने लगे, 30-35 हज़ार रुपया हम लोग कमाए थे, फोन आने लगा और घर गांव से कि अरे बाबू अब आ जा, अब मान के नहीं कि जब बहुत जुल्म जाती होता। गांव के लोगों का और हमारे दोस्तों का, मित्रों का घर से फ़ोन लगातार आने के बाद मैं फिर वापस 2008 में लौटा, और लौटा तो हमने लगातार बाढ़ के मुद्दे पर, जनहित के विषयों पर, गन्ना किसानों के या तमाम शोषित वंचितों की आवाज़ को हमने उठाया। और फिर 2012 में आमतौर पे परिवार या भाई या माँ पिता राजनीति में बच्चों का समर्थन नहीं करते, लेकिन मैंने देखा कि आपके भाई ने आपका समर्थन किया, आपकी माताजी ने आपका समर्थन किया, यहाँ तक भाई ने तो आपको आर्थिक सहायता भी। तो बिल्कुल 2008 से जब मैं राजनीति में सक्रिय हुआ तो मेरा भाई एक मोजर बियर कंपनी में नौकरी करता था, और वो भी एक लंबी दास्ता है। 1200 रुपये की नौकरी करके वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना। मेरे बड़े भाई 800 रुपये की नौकरी करके ICWA बने। तो उन लोगों ने भी काफ़ी परिश्रम किया दिल्ली में रहकर, और मुझे लगता है कि उस समय उस छोटे भाई ने हमें एक ठीक ठाक पैसा हमको लगातार दिया, और मोटरसाइकिल का तेल और चलने के लिए व्यवस्था किया, जिसके नाते आज एक स्थिति ऐसी बनी कि मैं 2012 में 2009 में मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया, यूथ का अध्यक्ष बना, बूथ का अध्यक्ष बना, और 2012 में मुझे आदरणीय राहुल गांधी जी ने टिकट दिया, और 12 में मैं विधायक बना। छात्र राजनीति से फिर मुख्यधारा की राजनीति। अब वर्तमान में मौजूदा उत्तर प्रदेश की जो परिस्थितियां हैं, कुछ सवाल उनके ऊपर आपसे, आपका मशवरा, आपकी राय जानना चाह रहे हैं। सर, परसों कानपुर में एक भीषण दुर्दांत घटना हुई। 8 पुलिसकर्मियों को, जिसमें एक क्षेत्राधिकारी, एक निरीक्षक, 2 उप निरीक्षक और 4 ठो जो है कांस्टेबल, उनको सरेआम गोली मार दी गई। आपको क्या लगता है, एक वो अपराधी जिसने 2001 में स्थानीय राज्य मंत्री को थाने में गोली मारी थी, अब तक सत्ता के संरक्षण पाकर कैसे बचा रहा? क्या उसको सत्ता का संरक्षण अब तक मिलता रहा? उस पर आपका क्या कहना? देखिए, राजनीति की दिशा बदल गई है, और जिस तरह अपराधीकरण राजनीति का होता जा रहा है, कहीं ना कहीं एक बड़ा चिंतनीय विषय है। मैंने पढ़ा था और देखा भी कि तमाम गैर कांग्रेसी सरकारों में 30 सालों के दौरान ऐसे बहुत सारे अपराधियों को इन तीनों दलों ने संरक्षण दिया, चाहे सपा रहा हो, बसपा रहा हो या आज भाजपा की सरकार हो। कहीं ना कहीं इस घटना में जब तक सत्ता का, सरकार का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा, तब तक ऐसे अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम नहीं दे सकते। आज उत्तर प्रदेश की पहचान मिट चुकी है। लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार इस प्रदेश की पहचान बन गई है। रोज की घटनाओं ने उत्तर प्रदेश को झकझोर दिया। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अपराधी या तो जो है उत्तर प्रदेश छोड़ दे और या फिर अपराध छोड़ दे। मुझे लगता है कि एक फिल्म मैंने देखी थी, शोले, उसमें असरानी जो है जेलर रहता है, और जेलर जब कहता है क्या कि आधे इधर आओ, आधे इधर आओ, बाकी सब मेरे पीछे आओ, वही हाल हमारे मुख्यमंत्री का है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं क्या, अपराधी या तो जेल में, तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग चुका है। मुख्यमंत्री जी बताएंगे ये कौन लोग हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? अगर आप उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था के आलम को देखें, अपराध की स्थिति को देखें, तो नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश। हर 2 घंटे में एक बलात्कार, हर 90 मिनट पर एक हत्या, रोज का रेशियो 162 अपराध का है, हर 3 घंटे पर एक लूट। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति। व्यापारी सुरक्षित नहीं, आदमी सुरक्षित नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं, कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं। इस लॉकडाउन के दौरान जगह जगह अगर कोई रोटी खरीदने गया तो पुलिस की लाठी का शिकार हुआ, और अपराधी बेखौफ होकर अपराध को अंजाम देते रहे। मात्र 2 महीने में 336 घटनाएं सामने आई हैं। क्या है ये उत्तर प्रदेश का? अभी मैनपुरी में एक प्रजापति समाज के 5 परिवार को जिंदा जला दिया गया, आज तक कोई उस घटना का पर्दाफाश नहीं हुआ। मंगटा गांव में जिस तरह दलितों के साथ घटना हुई, आपको याद है? मेरठ में एक दलित की बेटी की शादी थी, 1 दिन पहले उसको गोली मार के हत्या कर दिया गया। इलाहाबाद में 4 लोगों की निर्मम हत्या, गाजियाबाद में 2 हत्या, बाराबंकी में 2 हत्या। ये परसों की घटना है, मैं अभी दूसरे दिन की घटना नहीं गिनती करा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश हत्या का प्रदेश, यह उत्तर प्रदेश हत्या का प्रदेश, उत्तर प्रदेश अपराध का प्रदेश, उत्तर प्रदेश पूरी
तरह जिस तरह लूट हत्या का इस उत्तर प्रदेश में चारागाह बनाया, अपराधियों का चारागाह बनाया, पूरी तरह जंगल राज है इस प्रदेश में। कांग्रेस पार्टी लगातार इन विषयों और मुद्दों को लेकर, बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज व्याप्त हो गया है। अगर संयोग से मुख्यमंत्री जी इस बात को आप सुन रहे होंगे तो आप मुख्यमंत्री जी को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे बारे में? देखिए, इस सरकार ने कहा था कि ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा की सरकार। चारों ओर लूट डकैती हत्या बलात्कार से मचा है हाहाकार। यही है भैया असली भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मेरा मुख्यमंत्री से कहना है, मुख्यमंत्री जी अब बहुत हो गया, गोरखपुर जाइए, गोरखपुर इंतजार कर रहा है, आपसे प्रदेश नहीं चल पाएगा, बकस दीजिए इस उत्तर प्रदेश को। लल्लू जी, जो है सवाल ये भी है कि आज उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार है। एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी तमाम रोजगार देने की बात कर रहे हैं कि हमने लाखों में लोगों को रोजगार दे दिया। छात्र आज भी पढ़ा लिखा छात्र डिग्री लेके सड़कों पे घूम रहा है, पहली बात। दूसरी बात, पिछले दिनों 69,000 शिक्षक भर्ती जैसी घोटाले की जो है फाइलें खुली और कहीं ना कहीं उसके तार स्थानीय सरकार से भी जुड़े कि इलाहाबाद के प्रयागराज एसएसपी को ट्रांसफर कर दिया गया और जो वहाँ के स्थानीय मंत्री हैं सिद्धार्थनाथ सिंह, उनका भी नाम आया। तो इस पे आपका क्या कहना? देखिए, भ्रष्टाचार के आकंठ में ये सरकार डूबी है और मैं आपको कई सारे भ्रष्टाचार की गिनती कराता हूँ। ग्राम परफॉर्मेंस ग्रांट का घोटाला, पंचायती राज का, जिसमें बिना काम के पैसा लिया गया और इस सरकार के मंत्री के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। डीएचएफएल का घोटाला, बिजली विभाग के कर्मचारियों का घोटाला, पेंशन का, क्या मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की सरकार ने? नहीं किया। पशुधन विभाग का घोटाला, क्या मंत्री के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की? नहीं किया। शिक्षक भर्ती घोटाला, उसी मंत्री उसी सरकार के लोग उसमें शामिल, कर्मचारी खिलाफ जेल, मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। 69,000 में एमआरसी लागू कर दिया गया, पिछड़ों और दलितों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। 69,000 की भर्ती में 13 जगह सेंटर बनाई गई, 13 जगह पेपर आउट। एसटीएफ ने इसका खुलासा किया था, मैं नहीं बोल रहा हूं, एसटीएफ ने खुलासा किया था। कोई भी भर्ती पारदर्शी नहीं। इसी उत्तर प्रदेश में यूपीएससी की परीक्षा होती है, 50 से 60 लाख में एसडीएम और सीओ बनाए जाते हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है जिस प्रदेश में 1,25,00,000 लोगों को रोजगार देने की बात ये सरकार एक दिन में करती है। पूछिए इस सरकार से, इन्वेस्टर समिट इस सरकार ने कराया, कितने रोजगार पैदा किए, कितने लोगों को रोजगार दिया। एमईसीमी की बात बार बार ये सरकार करती है। ये सरकार जो आंकड़े दी है, बेचारे नाई जो अपने मेहनत से 500 साल से दाढ़ी बना रहे हैं, उनको भी एमईसीमी में जोड़ दिया है। जो कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, उनको भी रोजगार में जोड़ दिया है। 500 साल से बना रहे हैं, 5,000 साल से बना रहे हैं उनके परिवार के लोग, उनको भी इसी में। जो कारपेंटर बढ़ई हमारा भाई टेबल बेंच बना रहा है, उसको भी इसी में जोड़ दिया कि उनको हमने रोजगार दिया है। ठेला कुमचा, उनको भी रोजगार में जोड़ दिया है। अरे रोजगार किसे कहते हैं? जिस सरकार के मुख्यमंत्री को नहीं मालूम, उससे आप क्या क्या उम्मीद कर सकते हैं? धोखा दिया नौजवानों को। 10 लाख भर्ती उत्तर प्रदेश में पेंडिंग है। आप देख लीजिए, जितनी भर्तियां हैं सब कोर्ट में लंबित हैं। सिपाही भर्ती, लेखपाल भर्ती, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती, कितनी पुलिस भर्ती, जितनी पीएससी भर्ती, कितना दरोगा भर्ती, किस किस भर्ती की बात करूं मैं आपसे। और जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, उत्तर प्रदेश का जो गाना हुआ करता था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्लान, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सोच थी, उन्होंने उस समय शुगर फैक्ट्री मिल खड़ा की, अलीगढ़ में ताला चाबी का उद्योग बनाया, मुरादाबाद में पीतल उद्योग बनाया, तमाम जगहों पर बुनकरों के लिए योजना बनाई। इसी प्रदेश में उन्होंने चमड़ा उद्योग बनाया कानपुर में। हर जगह प्रदेश के तमाम जगहों पर कुछ न कुछ देने का काम किया। गैर कांग्रेसी सरकार में हुआ क्या? आज पीतल का उद्योग बंद की स्थिति पर है, अलीगढ़ का ताला चाबी का उद्योग बंद की स्थिति पर है, बुनकरों के लिए 1 रुपया का अनुदान इस सरकार ने नहीं किया, कानपुर का चमड़ा उद्योग बंद है। इस सरकार ने कोई योजना बनाई 2000 करोड़ का कारोबार करने वाला?
सिल्क उद्योग, सिल्क की साड़ी बनाने वाला बनारस, 1 लाख से अधिक मजदूर, कुशल मजदूर आज बेघर हैं। सरकार ने उसके लिए कोई योजना बनाई? 1200 करोड़ का कालीन उद्योग, जहां कालीन भदोई में पैदा होती थी, आज पूरा निर्यात ठप है। सरकार ने क्या उनकी मदद की? ये सरकार हवा में ताली बजाती है। झूठ के इतने दांत हैं कि पता नहीं ये मठ के पुजारी हैं कि पुजारी के मठ हैं। अब तो इसी में कंफ्यूजन है। ये तो मुख्यमंत्री से पूछना पड़ेगा कि सुबह शुरुआत झूठ से होती है कि झूठ मुंह में रहता है। ये तो मुख्यमंत्री ही तय करता है। बीते दिनों मुख्यमंत्री जी ने कहा कांग्रेस हमको नसीहत न दे, कांग्रेस खुद अस्तित्व के संकट से जूझ रही, वो कांग्रेस जिसको हमने नारा दिया है कांग्रेस मुक्त भारत, तो कांग्रेस का जो है आज कांग्रेस किस स्थिति में? देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, हम लोग आदरणीय राहुल गांधी के सिपाही हैं और राहुल जी ने शुरू से एक चीज सिखाया है, डरो मत। जो ये बार बार कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, हम इनसे कहना चाहते हैं कि हम कभी ये नहीं कह सकते कि भाजपा मुक्त भारत बनाना है, इसलिए कि लोकतंत्र में विपक्ष की भी अपनी एक भूमिका होती है और शायद इनकी सोच ही इन्हीं को खत्म करेगी। कांग्रेस को कभी ये खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि कांग्रेस लोगों के रोम रोम में है। हर एक परिवार कांग्रेसी है, इस देश की आजादी का नायक रहा है। हर एक परिवार के लोग, उन्होंने कांग्रेस में ही रहकर इस देश की आजादी कराई है। वो तो एक विचारधारा है। सर, आप गैर कांग्रेसी सरकार की बात कर रहे हैं। पिछली बार आपकी पार्टी गठबंधन में रही समाजवादी पार्टी के साथ में, तो अब की बार भी यूपी के लड़कों का साथ यूपी की जनता को पसंद आएगा या कांग्रेस की और कोई स्ट्रेटेजी? देखिए, पहली चीज तो कांग्रेस पार्टी ने ये पूर्णतः स्पष्ट कर दिया है कि आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, गठबंधन नहीं होगा। गठबंधन होगा, किससे होगा? उत्तर प्रदेश की जनभावनाओं से होगा, उत्तर प्रदेश की समस्या से होगा, नौजवानों से होगा, गरीबों से होगा, शोषितों से होगा, वंचितों से होगा, किसानों से होगा, महिलाओं से होगा। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति से कांग्रेस पार्टी इस बार गठबंधन करेगी और 22 में सरकार बनाएगी। एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी जो है अकेला ही चुनाव लड़ेगी। तो ये थे हमारे साथ अजय कुमार लल्लू जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप हमारे साथ? नमस्कार। यार बबुआ, बोतल दो इसको, पानी पिलाओ। ठीक है जी, आप परेशान काहे हो? देखो, हम लोग गांव के आदमी हैं, गांव से हम भी जुड़े हुए हैं। आदत एक खराब है, जो आए पहले उसको पानी पिलाइए, चाय पिलाइए, नहीं तो